जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम एमपीपीएससी मेंस के अंतर्गत ज्योग्राफी विषय को समझने वाले हैं कि भाई एमपीपीएससी मेंस में ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है इंडियन और एमपी ज्योग्राफी के अंतर्गत। ठीक है, तो बेसिकली आज हम ज्योग्राफी की शुरुआत करने वाले हैं। प्री आपका हो गया है, मेंस भी होने वाला है, तो ऐसे में अब आपको पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए। तो हम भी अपने ही पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। आज से हम भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें भूगोल को समझना होगा कि भाई इतना बड़ा विषय है तो उसमें से कौन कौन से टॉपिक हमारे काम के हैं, उनमें से कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। हमको सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है, हमको पूरा भूगोल नहीं पढ़ना है। जो हमारे सिलेबस में है हम सिर्फ वही पढ़ने वाले हैं, वही आपके एग्जाम में आने वाला है। क्लियर है बात को? चलिए, सबसे पहले अगर आपको, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आपको भूगोल पढ़ना है तो सबसे पहले आपको इंडियन जो आपका मैप है, भारत का जो मैप है उसको आपको समझना होगा। इसका जो फिजिकल मैप है उसको आपको समझना होगा, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये आपको क्लियर है? चलिए, इसके बाद में आपको जो मध्य प्रदेश का भूगोल है वो भी हम समझेंगे। तो उसको पढ़ने के लिए भी आपको एमपी का मैप क्लियर होना चाहिए। एमपी का जो फिजिकल मैप है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर कौन से पर्वत पठार है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सभी टॉपिक पढ़ने में आएंगे। जैसे आपकी नदियां हैं, वन है, खनिज है। तो अगर आपको ये पता होगा कि मध्य प्रदेश में कौन सा पर्वत पठार कहाँ पर है, तो आपको ये भी पढ़ने में आसानी होगी कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है और उसका प्रभाव किस दिशा में हो रहा है। ये आपको क्लियर है? चलिए, तो आपको मैप पढ़ना है, तभी आपको सब क्लियर होगा। हमने इससे पहले समझ चुके हैं कि आपका एमपीपीएससी मेंस का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार का होता है। 6 पेपर होते हैं, है ना, जीएस 1 2 3 4 5 6। और किसमें कितने मार्क्स के पेपर होते हैं, किसमें कितने घंटे के पेपर होते हैं, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक, तो आपको जो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। तो फर्स्ट पेपर के पार्ट बी में आपको दिया हुआ है भूगोल, जो कि आपका 150 मार्क्स का है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। बात क्लियर है? तो आज जो हम भूगोल पढ़ने वाले समझने वाले हैं वो आपके एमपीपीएससी मेंस सिलेबस के फर्स्ट पेपर के पार्ट बी का हिस्सा है, जो कि 150 नंबर का है। ये आपको समझना होगा। पूरा सिलेबस हम पढ़ चुके हैं। ठीक, आपको भी पढ़ना है। आपको सबसे पहले और इसके बाद में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इसको भी हमने समझा था कि आपको भी 3 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। जो आपका अति लघु उत्तरीय होता है इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। कुल आपको 30 नंबर का पेपर, 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं। लघु उत्तरीय में 10 क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर के, इस प्रकार से 70 नंबर होते हैं। और दीर्घ उत्तरीय में आपको 5 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, इस प्रकार से 50। तो 150 नंबर का आपका ये पेपर होता है भूगोल का। क्या आपको क्लियर हो गया? आगे देखें। तो अगर आपको सिलेबस पढ़ना है तो एमपीपीएससी की वेबसाइट है, यहाँ जाइए, उस सिलेबस को निकालिए, उसको पूरा पढ़िए। खुद से पढ़ेंगे ज्यादा क्लियर होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भी सबसे पहले बात करते हैं कि एमपीपीएससी के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने होंगे, है ना, तभी आपका सिलेबस पूरा होगा। और आपको देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको पूरा भूगोल नहीं पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके सिलेबस से हटा दिया गया तो उसका भूगोल नहीं पढ़ना आपको। अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, वहां से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आना। ठीक है, तो आपको सिलेबस में एमपी और इंडिया का भूगोल ही दे रखा है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और उसमें भी जो आपके सिलेबस में टॉपिक को कवर किया गया है आपको सिर्फ उसको ही पढ़ना है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आपको लिखा है जो आपका देखें, जो आपकी यूनिट 3 है इसमें लिखा है भारत का भूगोल। ठीक है, तो भारत के भूगोल में सबसे पहले लिखा हुआ है पर्वत, पहाड़ियां, पठार, नदियां और झीलें। ठीक, तो भी पर्वत कौन कौन से हमारे भारत में, है ना। जैसे आपका हिमालय, तो हिमालय को समझना है कि हिमालय का विकास कब हुआ, इसका निर्माण कब हुआ है, उसके कितने भाग हैं, इस प्रकार से पढ़ना है। तो उसका जो आपका जो उसकी विशेषता है वो, इसके जो फैक्ट्स हैं वो, ताकि अगर आपको प्री में यहां से क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हमको जितने भी पर्वत हैं उनकी विशेषता पढ़नी है, उनके बारे में जो फैक्चुअल पार्ट है वो पढ़ना है, उसको समझना है मैप के माध्यम से। पहाड़ियाँ कौन सी है, पठार कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से पठार हैं, उनका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ है, उनके बारे में जो फैक्चुअल पार्ट है वो पढ़ना है। ठीक, नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ समाप्त होती हैं, कितने देशों में बहती हैं, किस देश में से क्या बोलते हैं, है ना, कौन कौन सी नदियाँ इसमें संगम, इनका संगम इसमें होता है,
इसकी सहायक नदियां हैं, सब कुछ पढ़ना है, मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। हालांकि नदियां हम पूरा पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ेंगे। कौन कौन सी झीलें हमारे भारत में है, किस राज्य में कौन सी झील है। आपको 2 मार्कर में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि ये झील कहाँ पर है ना। तो आपका फैक्चुअल पार्ट भी आ सकता है, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको प्री और मेंस दोनों में आते हैं। फिर जलवायु घटनाएं, अब यहाँ पर आपका थोड़ा सा आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो टच होता है। कैसे होता है जलवायु घटनाएं, अब देखो उसमें दे रखा है अल नीनो, प्री में क्वेश्चन आ चुका है, अल नीनो ला नीना। तो ये कैसे बनते हैं वो पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आपको क्लियर होगा। तो ला नीना और अल नीना, तो इसमें क्या पढ़ना है आपको, इसमें पढ़ना है कि इसका भारतीय जलवायु पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, भारतीय मानसून पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ना। अल नीना और ला नीना, किसका भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। तो उसको आपको समझना है कि इसका भारतीय मानसून पर क्या असर पड़ता है, कैसे पड़ता है, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। फिर देखें दक्षिणी दोलन क्या है, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, जलवायु परिवर्तन के परिणाम क्या है, जलवायु परिवर्तन है क्या, है ना, जलवायु परिवर्तन क्या है, क्लाइमेट चेंज है क्या, और उसके प्रभाव क्या है, उसके परिणाम क्या होने वाले हैं, इसको भी हमको समझाना होगा, पढ़ना पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधन, मतलब हमारे भारत में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है ना, वन है, इससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है। फिर खनिज है, कौन कौन से खनिज हमारे भारत में कहाँ कहाँ पर होते हैं और उनसे क्या क्या व्यापार होता है, उनके क्या क्या उपयोग हैं, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। जल संसाधन, हमारे भारत में जल के कौन कौन से संसाधन हैं, कौन कौन से इनके सोर्स हमारे भारत में अवेलेबल है, कितना जल हमारे भारत में समय है, उसका क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, सब कुछ आपको पढ़ना है। फिर प्रमुख फसलें, हमारे भारत में कौन कौन सी फसलें कहाँ कहाँ पर होती हैं, किस मिट्टी में होती है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद में कौन कौन सी फसलों के संबंध में कौन कौन सी स्कीम चल रही है, या कौन कौन सा आपका जो भी है, ठीक। तो हमारे भारत में कौन कौन सी प्रमुख फसल है, किसका सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है, किसका सबसे कम होता है, कहाँ पर कौन सी फसल होती है, इसको पढ़ना है, ठीक। फिर खाद, अच्छा किसका कितना प्रोडक्शन हुआ है इस साल, वो भी आपको पढ़ना है। प्रमुख खाद्य सुरक्षा, तो खाद्य सुरक्षा के लिए क्या क्या किया है, क्या उपाय कर रहे हैं सरकार। हरित क्रांति क्या होती है, हरित क्रांति क्या होती है आपको समझाना है, और उसको लेकर कब कब क्रांतियां हुई हैं वो समझाना है आपको। दूसरी हरित क्रांति कब हुई है और उसकी क्या क्या रणनीतियां थी, है ना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, हमारे भारत में ऊर्जा तो उपयोग होती है, लेकिन इसके 2 सोर्स माने गए हैं। पहला आपका पारंपरिक सोर्स है ट्रेडिशनल, फिर आपका आता है पारंपरिक, फिर आपका आता है गैर पारंपरिक, है ना। तो आपको दोनों समझाना है कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक सोर्स कौन से होते हैं ऊर्जा के, और कौन से हमारी एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल हैं, कौन से हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये भी आपको समझाना है। भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, हमारे भारत में बेसिकली आपदा कौन कौन सी हो चुकी, कौन कौन सी होने की संभावना में, आपको जो आपदा प्रबंधन समझना है। और इसके बाद में भारत में प्रमुख चक्रवात, तो हमारे भारत में कौन कौन से चक्रवात आ चुके हैं, यह चक्रवात किस प्रकार से आते हैं, इसको आपको समझाना है। इसके पीछे साइंस क्या है, जनसंख्या वृद्धि है ना क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या इसके उपाय हैं, सरकार इस संबंध में क्या क्या प्रयास कर रही है। वितरण, जनसंख्या वृद्धि, वितरण कहाँ पर किस प्रकार की जनसंख्या है, घनत्व कितना है, ग्रामीण नगरीय प्रवास, है ना, ग्रामीण नगरीय प्रवास कहाँ पर है, उनके संबंध में क्या क्या समस्याएं हैं, वो आपको आगे समझाना है। फिर देखें अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के भूगोल की, ये बहुत बड़ा पोर्शन है, देखिए यहाँ से आपको लाभ मिलेगा, प्री और मेंस दोनों में आपको यहाँ से लाभ मिलने वाला है, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। सिलेबस छोटा सा है, इसको पढ़ के आप प्रॉपर से नोट्स बनाइए और उनको बार बार रिवाइज करिए, आपको प्री मेंस का लाभ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश का भूगोल आपका ये 4th यूनिट है, इसमें आप क्या लिखा है, वन वनोपज, मतलब आपको वन से कौन कौन सी उपज, वन से आपको कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं वो बताना है आपको। नदियां, हमारे मध्य प्रदेश में जो अपवाह तंत्र है वो कितने प्रकार का है, और किस हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियां कहाँ कहाँ से बहती हैं और कहाँ अपना जल समाप्त करती हैं, कौन से अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं, इसको भी आपको समझाना है। पहाड़ियां और पठार, हमारे भारत मध्य प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां कहाँ पर है ना, और पठार कहाँ कहाँ पर कौन से है, ये आपको समझाना पड़ेगा। अगर आपको एमपी का फिजिकल मैप क्लियर है तो आपको पहाड़ियां और नदियां पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आएगा। आगे देखिए जलवायु, तो ऋतुएं, तापमान, वर्षा, अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी में
जलवायु टॉपिक समझ लिया है तो यहाँ पर आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं हैं, है ना, तापमान किस प्रकार का है और तापमान कहाँ सर्वाधिक है कहाँ कम है, उसका कारण क्या है, वर्षा हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर किस प्रकार की होती है, कहाँ पर कितने सेंटीमीटर होती है, उसका कारण क्या है, अगर कहीं ज़्यादा होती है उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या साइंस है, कहीं पर कम होती है उसके पीछे क्या साइंस है, आपको समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन, है ना, मिट्टी, हमारे मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की मिट्टियां हैं और मिट्टी में अगर देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं वो कहाँ कहाँ पर होती हैं, तो आपको फसल पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपने मिट्टी पढ़ लिया तो किस मिट्टी में कौन सी फसल होती है ये आप पढ़ोगे। तो अगर आपको ये पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में इस प्रकार की मिट्टी है तो उनमें कौन कौन सी फसल कहाँ पर होती है वो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रमुख खनिज संसाधन, हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से खनिज संसाधन है वो कहाँ कहाँ पर होते हैं, उनका यूज क्या है वो भी आपको उसमें समझना पड़ेगा। प्रमुख फसलें, एमपी में कौन कौन सी फसल होती है, सर्वाधिक फसल कहाँ पर होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा ना, अगर आपको मिट्टी क्लियर है तो आपको फसल पढ़ने में दिक्कत नहीं आने वाली। जल संसाधन, हमारे मध्य प्रदेश में जल के सोर्स क्या है, जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है वो समझाना पड़ेगा आपको। और सिंचाई परियोजना, हमारे मध्य प्रदेश में, है ना, कृषि के लिए सिंचाई संबंधी कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं सरकार की तरफ से, और सिंचाई हमारे मध्य प्रदेश में किस प्रकार से अवेलेबल है, मतलब हमारे मध्य प्रदेश में कृषि के लिए सिंचाई के कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, कुआं है, तालाब है, बोरिंग है ना, तो कौन से आपको अवेलेबल है और कितने प्रतिशत अवेलेबल है ये भी आपको समझाना है। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक सोर्स, ये हमने पढ़ लिया है इंडियन ज्योग्राफी में, तो उसको यहाँ पे हमको कॉपी करना है। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, है ना, एमपी में कहाँ पर कौन से उद्योग हैं, है ना, और उससे क्या क्या लाभ है, उससे क्या क्या उत्पादन होता है, उसका जो सोर्स है वो कहाँ से आता है, इस प्रकार से आपको समझाना है। और इससे हमारे मध्य प्रदेश को क्या क्या लाभ है ये भी आपको समझाना है। हाँ, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन कौन से उद्योग हैं, किस प्रकार के उद्योग हैं, उससे क्या लाभ है वो भी आपको समझाना पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व और नगरीकरण, नगरीकरण किस प्रकार का है, क्या लाभ है, क्या नुकसान है, सब कुछ आपको समझाना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको एमपीपीएससी में जो आपका भूगोल है उसका सिलेबस आपके सामने 150 नंबर का आपका पूरा पोर्शन है, ध्यान से पढ़ना इसको। ठीक है, हम पूरा पढ़ेंगे इसको, आपको पूरा सिलेबस समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, उसके आगे आपको पढ़ना है। आपकी स्ट्रेटेजी खुद से बनानी है, किसी की भी स्ट्रेटेजी कॉपी नहीं करनी है, खुद से समझें आप कि भाई कितना समय मेरे पास है, कितना सिलेबस में मुझे पढ़ना है, कौन सा पार्ट मेरा वीक है, कौन सा स्ट्रांग, उसके अकॉर्डिंग आपको खुद से स्ट्रेटेजी बनानी है, ना कि कॉपी करनी है। ये आपको क्लियर है। और देखो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए क्या क्या टिप्स होती हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको जो आपका एग्जाम है, अंडरस्टैंड द एग्जाम कंटेंट, सबसे पहले आपको समझना है कि आपका एग्जाम किस प्रकार का है, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्रिप्टिव आते हैं कि ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्जाम का जो पैटर्न है उसको समझना होगा कि भाई एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार का है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर देखना है कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर क्रिएट स्टडी शेड्यूल, फिर आपको अपना कि भाई कितने पेपर हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना दिनचर्या तय करनी है कि भाई मैं किस प्रकार से पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगी। ठीक, यूटिलाइज स्टडी मटेरियल, अब आपको जाना है, आपको जो मटेरियल है भाई आपने मुझे पढ़ना है तो किससे पढ़ोगे आप, आपको बुक चाहिए, आपको नोट चाहिए, तो बुक कौन सी बुक पढ़ना है, कौन सी बुक रिक्वायर्ड है आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी बुक या कौन कौन से नोट्स आपको रिक्वायर्ड हैं उनको अरेंज करना है, फिर आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अब यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर किसी क्लास से खुद के सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग आपने नोट्स तैयार हो गए हैं, आपके पास धीमे धीमे नोट्स बनना चालू हो गए हैं। अब उनके अकॉर्डिंग आपको जो एग्जाम फोकस कर रहे हो उसकी आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यदि आपका प्री है तो आपको क्वेश्चन लगाने हैं, आपका मैथ्स है तो भी आपको क्वेश्चन लिख के देखना है कि आप मुझसे क्वेश्चन लिखते बन रहा है, क्या टाइम मैनेजमेंट मेरा प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक, इसके बाद में सी गाइडेंस। अब यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको बहुत सी कमियां कि यार मेरे में कमी है, मैं यहाँ पर वीक हूँ, मैं आंसर राइटिंग में ये पार्ट मेरा वीक है, तो यहाँ पर आपको चाहिए गाइडेंस। तो सीक गाइडेंस फ्रॉम अदर्स, यहाँ पर आपको जो आपके फैकल्टी हैं, जो आपके सर, वहाँ से आपको गाइडेंस चाहिए कि यार सर मैं ये पार्ट कैसे कवर करूँ, ये पार्ट मेरा वीक है, इसको मैं कैसे ठीक करूँ। इसके बाद में आपको फिर अपना
स्टिमुलेट आपका एग्जाम कंडीशन, फिर आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। ठीक, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक, तो बेसिकली सबसे पहले आपको समझना है कि आप किस एग्जाम को फोकस कर रहे हो, वो एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, नोट्स बनाने हैं, आपको दिनचर्या सेट करनी है, इसके बाद आपको पढ़ाई शुरू करनी है। स्ट्रेटेजी खुद की होना चाहिए, किसी से कॉपी बिल्कुल नहीं करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक, तो हम ज्योग्राफी की शुरुआत करने वाले हैं। सिलेबस हमने समझ लिया है, सिलेबस आप भी पढ़ते रहिए, तभी आपको उसमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।